वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा 5th चैप्टर चालू था, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कि उनका डिसोसिएशन कैसे होता है आयनिक कंपाउंड का, वो हमने देखा था। आज हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। जो एसिड है उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है कि ये एसिड है और ये बेस है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट पॉइंट दिया है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, बेस एंड अल्कलाइन। तो अभी जो एसिड है, बेस है, तो उसका स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है वो हम देखने वाले। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड देखेंगे, बेस एंड अल्कली। तो फर्स्ट दिया है एसिड एंड बेस आर क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो कुछ एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वीक होते हैं। वैसे बेस भी क्या होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। तो ऐसे उनके दो पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। ऑफ द एक्सटेंट विच दे डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हमने वाटर में देखा था कि उनका डिसोसिएशन होता है और फिर उनको एक्वस ऐसा साइन आ जाता है, तो उसकी वजह से वो उनको वीक और एसिड ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट अलोंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मेनली H पॉजिटिव आयन एंड द कंसर्ट एसिडिक रेडिकल, फॉर द एग्जांपल HCl, HBr, HNO3 एंड H2SO4। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं कि जिसमें जो डिजॉल्व होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें से हमें एक H पॉजिटिव आयन मिलता है। तो जहाँ भी ऐसे H पॉजिटिव आयन मिलता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको हम बिना वाटर के ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसको डाइल्यूट करके यूज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे HBr है, HNO3 है, H2SO4, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। फिर है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगी, फिर ऑन द डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन H पॉजिटिव आयन एंड कंसर्ट एसिडिक रेडिकल इन स्मॉल प्रोपोर्शन along with the large proportion of the undissolved dissociated molecule of acid, for example CH3, COH, एसिडिक एसिड एंड यहाँ पे CO2। ये क्या है, वीक एसिड के यहाँ पे एग्जांपल दिए कि डिजोल्व होने के बाद क्या होता है कि वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते, इसलिए जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें हमें जो H पॉजिटिव आयन होता है वो एसिडिक रेडिकल जो कम क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए हमें वो क्या है वीक एसिड इसलिए बोलते हैं। फर्स्ट में वो लार्ज क्वांटिटी में था इसलिए वो स्ट्रॉन्ग था, और नेक्स्ट में वो स्मॉल क्वांटिटी में एसिडिक रेडिकल छोड़ता है तो इसलिए वो कौन सा हो गया, वीक एसिड हो गया। फिर है स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगी, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड रिजल्टिंग aqueous solution contain mainly OH negative ion and conserve basic radical, for example NaOH, KOH, Ca, OH/2, Na2 and O। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि जब वो वाटर में डिजोल्व होने की प्रोसेस में होता है तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। फिर जो यहाँ पे रिएक्शन में हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलता था तो वहाँ पे मेनली क्या होता है कि OH नेगेटिव आयन ही मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि बेसिक रेडिकल वो प्रोडक्ट में दे रहा है, इसलिए वो एग्जांपल क्या हो गया फिर उसके स्ट्रॉन्ग बेस के NaOH, KOH एंड Ca, OH/2 है Na2O। तो ये आपको एग्जांपल यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। फिर एक वीक बेस कौन से हो गए, तो सेम जब हम वाटर में इसको डिजोल्व करते तो जैसे कि यहाँ पे कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहा था तो यहाँ पे वो उसको डिजोल्व होने में ज्यादा वक्त लगता है और वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ OH। तो जैसे कि हमें यहाँ पे मेनली यानी बहुत सारे क्या मिल रहे थे, OH निगेटिव मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो उनका प्रोपोर्शन कैसा होता है, स्मॉल होता है, यानी वो थोड़े ही मिलते। द कंसर्ट बेसिक रेडिकल अलॉन्ग विद द लार्ज प्रोपोर्शन, लेकिन जो अनादर उसके साथ जो मिक्स हो रहा है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है और OH क्या होता है लेस क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो क्या होते हैं वीक बेस होते। तो उसका एग्जांपल है NH3। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको NH3 दिया है। नेक्स्ट है अल्कली। अल्कली क्या होगा, फिर द बेस विच आर हाईली सोलुबल इन वाटर कॉल्ड अल्कली। तो जो ऐसे बेस होगी जो पूरी तरह से सोलुबल हो जाते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, NH3 वो क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी आ रहे हैं और एक यहाँ पे वीक भी आ रहे हैं। NaOH एंड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और NH3 क्या है वीक बेस है, लेकिन वो क्या कम्प्लीटली यहाँ पे हाईली डिजोल्व होते हैं, यानी ज्यादा करके वो डिजोल्व होते हैं, इसलिए वो क्या है अल्कली। फिर सेकंड दिया है बेसिसिटी एंड एसिडिटी। यहाँ पे उनका फिर उनकी जो बेसिसिटी है वो क्या यहाँ पे उसके लिए आपको एक बॉक्स दिया है वो फिल करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग
टेबल, यहाँ पे एसिड दिया है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑब्टेन फ्रॉम द मॉलिक्यूल, यहाँ पे जितने भी ऊपर वाले उसमें है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लिखने को, यहाँ पे कितना आएगा H पॉजिटिव आयन आएगा, यहाँ पे भी H पॉजिटिव वो दे रहा है, यहाँ पे वीक भी है और लेस भी है, यानी स्ट्रॉन्ग भी है और यहाँ पे वीक भी है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए उसी हिसाब से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ OH निगेटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम द मॉलिक्यूल, तो ये जो आपको मॉलिक्यूल दिए उसमें से H पॉजिटिव आयन कौन कितना यहाँ पे दे रहा है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे OH निगेटिव एक ही आएगा, यहाँ पे OH निगेटिव एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे OH निगेटिव ट्वाइस आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बॉक्स पूरा कम्प्लीटली फिल करना है। एसिड एंड बेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड एसिडिटी, तो इसी को क्या बोलते हैं, उनकी बेसिसिटी यानी वो कितने आयन, पॉजिटिव आयन कितने दे रहे हैं, फिर निगेटिव आयन कितने दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, उनकी बेसिसिटी एंड एसिडिटी क्या होते हैं, डिपेंड होती है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, the number of H positive ion obtained by dissociation of one molecule of an acid is called basicity। तो basicity क्या होती है कि डिसोसिएशन प्रोसेस में वन मॉलिक्यूल के कितने H पॉजिटिव आयन क्या मिल रहे हैं हमको, वो क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है। फिर एसिडिटी क्या होती है कि the number of OH negative ion obtained by dissociation of one molecule of the base is called acidity। तो इसमें क्या होता है कि बेस के जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएशन में कितने नंबर ऑफ आयन उनको मिल रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, वो क्या होती है, उनकी एसिडिटी होती है। यहाँ पे बेसिडिटी और एसिडिटी की आपको डेफिनेशन दी है, वो आपको बुक में लिखनी है। फिर यूज योर ब्रेन, फर्स्ट दे आर रेफर टू द टेबल पेज नंबर 61 एंड गिव एग्जांपल ऑफ मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हम जो आज बॉक्स देखा है उनमें आपको कुछ एक पॉजिटिव आयन मिलेंगे, कोई 2 पॉजिटिव आयन मिलेंगे, कोई और 3 मिलेंगे, तो ऐसे आपको उनको मोनो, डाई एंड ट्राई में, बेसिक में ऐसे आपको उनको डिवाइड करना है। फिर सेकंड है रेफर टू द टेबल पेज नंबर 61, वही वाला टेबल देना है। गिव द 3 टाइप ऑफ बेस एंड देयर एग्जांपल, तो उनके बेस के आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस है तो उनमें एसिड कितना होगा, बेस कितना होगा, ये आपको यहाँ पे हमें पता चलेगा। कट अ लेमन इनटू 2 इक्वल पार्ट, आपको लेमन लेना है, इसके 2 पार्ट करने। टेक अ जूस ऑफ ईच पार्ट इनटू 2 सेपरेट बीकर, तो एक जो आपने आधा आधा किया है तो उसका अलग अलग सॉल्यूशन आपको बनाना है। प्योर 10 मिलीमीटर ऑफ वाटर, एक में 10 मिलीमीटर वाटर लेना है एक बीकर में और दूसरे में 20 लेना है। स्टीयर द सॉल्यूशन इन बोथ बीकर एंड टेस्ट देम, तो उनमें आपको फिर उनका जो टेस्ट है वो देखना है कि ज्यादा पानी वाला कैसा आता है टेस्ट और कम पानी वाला। इफ देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो जो टेस्ट करे तो उनमें आपको सॉल्यूशन डिफरेंस क्या मिलता है उनमें आपको देखना है। इन द बोथ एक्टिविटी द सोर ऑफ टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट लेमन जूस एंड द देम, तो जो सॉलिड है फिर लेमन है, उनके जो सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, सॉल्यूट कौन सा है, लेमन है, तो लेमन और उनका जो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो उनको दोनों के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है उनकी टेस्ट। द क्वालिटी ऑफ लेमन जूस इज सेम इन द बोथ सॉल्यूशन, लेमन जूस की क्वालिटी क्या है, सेम है, लेकिन सिर्फ वाटर कम ज्यादा हमने यूज किया था। एज दिस टेस्ट इज डिफरेंट, तो उसकी टेस्ट क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बीकर इज मोर सॉल्ट, तो जैसे कि हमने देखा था कि पहले वाले में हमने क्या किया था, पानी कम लिया था, तो वो क्या लगेगा हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा देन द सेकंड। तो सेकंड वाले में हमने पानी ज्यादा दिया था तो जो लेमन का टेस्ट है वो कम आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। Although the quantity of solid is the same in the both solution, तो लेकिन जो सॉल्वेंट था, सॉल्यूट था हमारा जूस था लेमन का, जो हमने 2 पीसेस किए थे वो सेम क्वालिटी था। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट जो हमने वाटर यूज किया था वो डिफरेंट था। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट टू द क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन जो सॉलिड की जब पहले वाली क्वांटिटी और सेकंड थी उनमें बहुत सारा डिफरेंस था। दिस रेशियो इज लार्जर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से वो क्या लार्जर था इन द फर्स्ट बीकर एंड देयरफॉर दैट सॉल्यूशन टेस्ट मोर सॉल्ट, इसलिए पहला वाला सॉल्यूशन क्या ज्यादा कड़वा या ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। On the other hand, the proportion of lemon juice to the total solution in second beaker is small, तो जैसे कि सेकंड वाले में हमने पानी ज्यादा यूज किया था तो लेमन जूस का जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है, इसलिए उसका टेस्ट जो है वो कम हमें लगता है। द टेस्ट ऑफ फूड स्टफ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टेस्ट गिविंग इंग्रेडिएंट एंड इट्स प्रोपोर्शन इन द फूड स्टफ, तो फूड स्टफ में जो भी हम मिक्स करते हैं उसके ऊपर हम उसकी टेस्ट डिपेंड करती है। सिमिलरली
All the property of solution depend on the nature of the solute and solvent and also the proportion of solute in the solution. तो ये जो सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, जो सॉल्यूट हम यूज कर रहे हैं सॉल्वेट उनकी क्वांटिटी, मतलब कितने प्रोपोर्शन में हम उसको यूज कर रहे हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, मतलब उनके जो प्रमाण है वो कितना आ रहा है वो हमें यहाँ पे सॉल्यूट का सॉल्यूशन में प्रमाण कितना है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है. फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इन द सॉल्यूशन इज हाई, अगर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोपोर्शन है वो अगर ज्यादा होगा इट इज कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब वो बहुत हार्ड वाला सॉल्यूशन हो जाएगा. व्हाइल द सॉल्यूशन इज लेस इज कॉल्ड डाइल्यूट, तो अगर वो जो सॉल्यूशन है वो कम होगा तो वहाँ पे उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे. देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लो, अगर सॉलिड जो है वो जो यूज कर रहे हैं वो कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे. द सेवरल यूनिट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जो सेवरल यूनिट हम यूज कर रहे हैं तो वो किस पे ज्यादा डिपेंड होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. टू ऑफ दिस यूनिट आर यूज मोर फ्रीक्वेंटली, तो ये जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट है हमें ज्यादा करके ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज करना है, यानी बराबर हिसाब से हमें यूज करना पड़ता है. द फर्स्ट यूनिट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वो हमें ग्राम में लेना है. जो फर्स्ट वाला यूनिट हम लेते हैं डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो 1 ग्राम हमें कितने में डिसॉल्व करना है 1 लीटर सॉल्यूशन में ही हमें उसको डिसॉल्व करना पड़ता है. द सेकंड यूनिट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो सेकंड वाला यूनिट क्या होता है कि कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं इन सॉल्यूशन, मतलब जो वाटर हम यूज करते हैं 1 लीटर में उसमें कितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं वो क्या होता है सॉल्यूशन होता है. दिस इज कॉल्ड द मोलरिटी, उसको क्या बोलते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. तो जो मोलरिटी है वो कैसे दिखाई देती है, जैसे कि NaCl है तो उसकी मोलरिटी 1 है तो कैसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बीच में लिखेंगे NaCl इक्वल टू 1 मीन्स द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 1 मोलर, तो उसकी मोलरिटी कितनी 1 मोलर है, ऐसे M इज स्टैंड फॉर मोलर. फिर नेक्स्ट हमें बॉक्स दिया है जो हमने अभी कॉन्सेंट्रेशन देखा है तो उसके ऊपर हमें ये फिल करना है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको दिया है सॉल्यूट ए में दिया है उसका नाम दिया है, बी में उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है हमें, जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया NaCl हो गया. सी में लिखना है हमें मॉलिक्यूलर मास, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है वो यहाँ पे लिखना है. फिर क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट है, मतलब वो क्वालिटी उसकी मतलब हम ग्राम में ले रहे हैं तो डी में ग्राम कितने ग्राम ले रहा है. फिर है E इज इक्वल टू D डिवाइड बाई सी, तो मोल यहाँ पे लिखने हैं. फिर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा वो लीटर में कितना बनेगा, तो यहाँ पे 2L लिखा है 2 लीटर. फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे G दिया है, G इज इक्वल टू D डिवाइड बाई F ग्राम पर लीटर. फिर दिया है H इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F, मतलब मोलारिटी कितनी आएगी वो होती है. तो देखिए फर्स्ट में सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड का फर्स्ट में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है. फिर उसका मोलर मास यहाँ पे लिखा है, फिर D दिया है, D तक आपको वैल्यू दी है, फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है. तो E का मतलब क्या होता है मोल, तो मोल हम कैसे निकालते हैं D डिवाइड बाई सी. तो D की वैल्यू डालनी है 117, फिर डिवाइड करना है हमें 58.5 से, तो उसका आंसर कितना आता है 2 आता है. फिर वो हमारा E आ गया, ठीक है. फिर हमें लीटर में लिया था 2 लीटर लिया था. फिर हमें G कैसे मिलता है कि D डिवाइड बाई F, हमारा D कितना था 117 था, F कितना है यहाँ पे 2, तो 117 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 58.5 आता है, ठीक है. फिर अभी H है मोलारिटी, वो E डिवाइड बाई F, E हमारा कितना है 2 है, F कितना है 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 2, तो हमारा मोलारिटी कितने आते हैं 1 आती है. तो ऐसे आपको यहाँ पे HCl जो है उसका नाम लिखना है, फिर यहाँ पे उसका मोलर मास लिखना है, फिर यहाँ पे आपको D उसकी वैल्यू दी है, तो फिर E निकालना. E कैसे निकालोगे, ये जो 3.65 है वो डिवाइड बाई उसका मोलर मास लिखना है, उसका यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, ठीक है. तो ऐसे आपको ये पूरा बॉक्स सॉल्व करना है. नेक्स्ट पॉइंट है pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन. जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी pH वैल्यू कैसी होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए ये आपको बॉक्स फिल करना है. ओके, थैंक यू.